Hello scholars, my name is Brij Kishore Dwivedi. Today I am going to discuss about green revolution. This topic is very important in the agricultural geography. दोस्तों, in this lecture we will discuss about what is the green revolution, history and development of green revolution, methods, effect, advantage and limitation of the green revolution. In the last we will also discuss about the demand of RBI to bring the green revolution 2.0, राइट। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाय इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक, यानी मॉडर्न टूल एंड टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट करके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उसी को नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन थी, क्या ये पहली रेवोल्यूशन थी जिसको हमने टर्म दिया ग्रीन रेवोल्यूशन? जी नहीं, इसके पहले भी दो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हो चुकी थी। पहली आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, जब मानव हंटर लिविंग स्टाइल से कन्वर्ट होकर के एक स्थिर किसान की तरह खेती करना शुरू कर दिया था। मीन्स द कन्वर्जन ऑफ हंटर इनटू द सेडेंटरी फार्मिंग इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, और जिसको हम कभी कभी नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। सेकेंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन घटित हुई थी 18वीं शताब्दी में, जिसको कभी कभी नाम दिया जाता है ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। एंड थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इज known as green revolution and was a period when productivity of global agriculture increased drastically as a result of new advances, right? I hope you all cleared about the term the green revolution, okay? तो इसके अलावा भी क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन में? ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड न्यू केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स were created. The function of chemical fertilizer is to supply crop with extra nutrients and in result increase yield of crops. The newly developed pesticides control weeds, kill insects and prevented disease, which also resulted in higher productivity. देखिए, जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो 3 फैक्टर को आपको ध्यान रखना ही होता है। दिस फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड दिस फैक्टर इज फर्स्ट वन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, सेकेंड वन HIV सीड्स एंड थर्ड इज इरिगेशन। तो इस लाइन में यही कहा गया है कि जिस टाइम में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, यानी बिटवीन 1950s टू लेट 1960s, that there are number of agricultural changes taken place, and between this time period the new chemical fertilizer, pesticides were created, और उनका फंक्शन भी बताया है इसमें। तो कुल मिला के ये ऐसा एक टाइम फ्रेम था जिसमें कई ऐसे एग्रीकल्चर एडवांसेस हुए जो फाइनली एक रिजल्ट के रूप में निकल आया, जिसको हमने नाम दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। इस टर्म को कौन यूज किया था? सबसे पहले विलियम गाउड ने 1968 में। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एग्रीकल्चर पे अपना कंसर्न किया था। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए, ये कहानी शुरू होती है मैक्सिको से। मैक्सिको क्या है? मिडिल अमेरिका का एक कंट्री है, जहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो इनिशिएटिव थे उनकी बुनियादें जुड़ी, और रॉकफेलर फाउंडेशन नाम का एक रिसर्च टीम थी जिन्होंने इस पे कंसर्न करना शुरू किया। अब वो कंसर्न कहाँ से शुरुआत हुआ? रिसर्च ऑन द वीट वैरायटीज़, ओके।
और नॉर्मन बोरलॉग भी उसी मेंबर में से एक थे जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी टू टेस्ट द हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ ड्वार्फ व्हीट। और जी हाँ, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने सक्सेसफुली इन्वेंट किया हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ ड्वार्फ व्हीट in mid 1950s. That's why he often called as a father of green revolution. Right? पर ये कहानी गेहूं पर होने वाली रिसर्च से ख़त्म नहीं हो रही थी, बल्कि वहीं एशिया में एक कंट्री है फिलीपींस, जहां पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IRRI। उन्होंने राइस की एक न्यू वैरायटी क्रिएट की जिसको नाम दिया गया मिरेकल राइस 1960s में। और तब से कहानी ये पूरे अपने फुल फ्लेज में आ गई और वर्ल्ड में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था उसको इंक्रीज़ किया, क्योंकि जहाँ मैक्सिको एक एग्रीकल्चरल बैकवर्ड रीजन के रूप में जाना जाता था, यानी वहाँ की अपनी फूड नीड को फुलफ़िल करने के लिए उसको ग्रेन को इंपोर्ट करना पड़ता था, वही कंट्री 1965 या 67 में इस कदर अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो गई कि वो एक्सपोर्ट करने लगी। तो ये रहा रिजल्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का वर्ल्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। तो आइए देखते हैं कि इंडिया में इसका क्या सिनेरियो था। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडिया में सिनेरियो बताने से पूर्व हम थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन थी जो ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में लाने के लिए मजबूर कर रही थी। क्योंकि 1943 में ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था और उसके साथ साथ ये भी एक फैक्ट निकल के आ रहा था कि ब्रिटिश रूल के पहले जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइन थी वो बहुत कम थी, लेकिन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया the frequency of famine in the different part of India become common. Why? Because जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से वो अपना टैक्सेस वसूल करते थे, क्योंकि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू सिस्टम वर क्रिएटेड एट दैट टाइम बाय द ब्रिटिशर्स। आई थिंक यू ऑल know about the zamindari system, mahalawari system, rayatwadi system, in which Britishers collect revenue from the agricultural production with the help of zamindar, with the help of mahalawari, with the help of rayat directly। तो इसमें क्या होता था, जो फार्मर्स होते थे वो बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लॉइट होते थे ड्यू टू द एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटिशर्स के आने से जो भारत में फेमाइन की फ्रिक्वेंसी थी वो भारत के विभिन्न भागों में बहुत फ्रिक्वेंट हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। केवल इतना ही नहीं, जब भारत का 1947 में पार्टीशन हुआ तो उससे भी भारत में जो फूड सिक्योरिटी का कंसर्न था वो और ही खतरनाक हो गया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जब पार्टीशन इंडिया का हुआ तो पश्चिमी छोर से पाकिस्तान बना और पाकिस्तान का जो रीजन था वो मोस्ट इरिगेटेड रीजन था और जहाँ पर फूड ग्रेन में ख़ासतौर से वीट और राइस एक डोमिनेंट क्रॉप थी एंड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप प्रोडक्शन एरिया विच इंश्योर द फूड सप्लाई टू ऑल इंडियंस। तो उसके अलग हो जाने से जाहिर सी बात है द प्रॉब्लम अराइजेस थ्रेट टू फूड सप्लाई, फूड सिक्योरिटी, राइट। तो ये सभी अर्जेंट नीड थी जो ग्रीन रेवोल्यूशन को अलाउ कर रही थी इंडिया में आने के लिए। और इसी दिशा में सबसे महत्वपूर्ण काम किया था MS स्वामीनाथन ने। उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को वर्ल्ड में चल रहे डिफरेंट फाउंडेशन और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की सलाह पर एक प्रोजेक्ट बनाया था
उसी प्रोजेक्ट में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही और वही प्रोजेक्ट के डायरेक्टर होने के नाते इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुली इंडिया में लाया। तो कौन कौन से फाउंडेशन थे, कौन कौन से लोग थे, तो जैसा कि हमने बताया कि जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है नॉर्मन बोरलॉग, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये हैं। इनकी मदद से जो फोर्ड फाउंडेशन था, रॉकफेल फाउंडेशन था, इन सब का एक बड़ा ही बेहतरीन सहयोग रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में लाने के लिए। और इंडिया के साइड से सबसे मेन रोल फिगर कौन अदा कर रहे थे? मिस्टर डॉक्टर MS स्वामीनाथन, यहाँ स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने फोर्ड और रॉकफेल फाउंडेशन के हेल्प से इन्होंने इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम को इनिशिएट किया और इन विच ही आइडेंटिफाइड द पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एंड एज वेल एज he also initiated intensive agricultural district program IADP in 114 selected districts of India, and most of districts belong from the Punjab, Haryana and Western UP. In the later we will also discuss about why most of districts selected from this region. तो ये एक शॉर्ट समरी थी या एक बैकग्राउंड था जो ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में लाने के लिए प्रेरित किया। और इसी समय में जो ट्यूबवेल की टेक्नोलॉजी थी वो इंडियन एग्रीकल्चर में उसका एडवेंट हो चुका था। तो धीरे धीरे एक जो पृष्ठभूमि थी वो बन चुकी थी और दशक था 1960s का, और इससे बैकअप सपोर्ट मिल रहा था क्योंकि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो मेनली कंसर्न कर रही थी एग्रीकल्चर पे, और उसके अलावा जो अपकमिंग 5 ईयर प्लान थे, चाहे वो सेकंड हो या थर्ड हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल की ओर उन्मुख थे ही। तो इन सब का भी बड़ा रोल रहा है क्योंकि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट था वो इस टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा था एग्रीकल्चर को लेकर के। तो इन सभी एक एग्रीगेटेड सपोर्ट की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है केम इन पैकेज ऑफ HIV सीड्स, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर। फिर इसके बाद शुरू होती है बात कहानी कि क्या इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, क्या उसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था या सक्सेसफुल रेट थी, क्या वो सभी स्टेट में कॉमन थी? नहीं। इसका प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस इंडिया के कुछ ही भाग में हो पाया, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाई। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में 2 से 3 चीज़ें कॉमन हैं। वो क्या है? यहाँ पर जो इरिगेटेड एरिया है वो 90% प्लस एरिया है जो कि फॉल करता है इरिगेशन में, इरिगेशन एरियाज में। दूसरा, यहाँ की जो लैंड होल्डिंग है इंडिया के अदर पार्ट की तुलना में यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ लैंड होल्डिंग है फार्मर की वो ज़्यादा है, यानी स्मॉल लैंड होल्डिंग की जो फ्रेक्वेंसी आपको दिखती है इधर बिहार, पश्चिम बंगाल या ईस्टर्न उत्तर प्रदेश या MP में, उसकी तुलना में यहाँ की जो पोजीशन ऑफ लैंड होल्डिंग है वो लार्ज है। और इसी वजह से लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन भी इस एरिया में ज़्यादा है, यानी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। और जब लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन ज़्यादा है तो ये देखा गया है कि वहाँ के फार्मर इकोनॉमिकली ज़्यादा वाइबल हैं। तो ये सभी चीज़ें थी जो प्रमोट की ग्रीन रेवोल्यूशन को इस एरिया में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, राइट। एक फैक्ट और है कि जो वीट की वैरायटी ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान इंडिया में आई थी टेस्ट होने के लिए, जिसको टेस्ट किया गया था एक इंडियन एग्रीकल्चर में, उसका नाम था सारबती सुनेरा, राइट। तो आइए देखते हैं थर्ड डायमेंशन, मेथड यूज्ड इन द ग्रीन रेवोल्यूशन
तो 3 से 4 मेन मेथड्स हैं जिसको हमने अर्लियर भी डिस्कस कर लिया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। एक खास विशेषता ग्रीन रेवोल्यूशन की ये रही है कि अभी तक जो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेस्ट परफॉर्मेंस था वो फूड ग्रेन को लेकर के था। जो नॉन फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं उनमें इसका विशेष कोई परफॉर्मेंस बेहतर नहीं दिखा है, जैसे टी हो गई, कॉपर हो गई, कॉटन हो गया, इन सब पे इसका कोई विशेष अचीवमेंट नहीं है। लेकिन फूड ग्रेन में ख़ास तौर से जो नॉर्थ इंडिया के स्टेपल फूड हैं वीट और राइस के प्रोडक्शन में इसका एक ग्रेट अचीवमेंट है। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी, ट्रैक्टर्स, एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज, डबल एंड मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। तो ये सभी मेथड्स थे। क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन को लाना हुआ तो इरिगेशन फैसिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी आ गई वहाँ पर साल भर जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है क्रॉप को रेज करने के लिए वो वहाँ पर फुलफिल हो पाती है। इस वजह से फार्मर जो होते हैं वो मानसूनल रेनफॉल पे ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी होती है। एंड दिस इरिगेशन फैसिलिटी एंड HIV seeds enable to farmer to practice more than one crop in the same farming areas. Okay, that's why the doubling cropping system become prevalent and ultimately raise the agriculture production. Okay, तो आइए देखते हैं द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसके दो इफेक्ट हैं, पहला है पॉजिटिव इफ़ेक्ट और इसी के साथ में नेगेटिव इफ़ेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कोई भी नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है तो उसका एक पॉजिटिव पहलू होगा और एक नेगेटिव होगा। तो सेम इसी तरह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है इंडियन एग्रीकल्चर पे या वर्ल्ड एग्रीकल्चर पे, उसके साथ साथ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ा है। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो सबसे बड़ी बात है द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द फूड ग्रेन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। दैट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज 6-fold कंपेयर टू इंडिपेंडेंस टाइम, राइट। तो ये रहा है जो ग्रीन रेवोल्यूशन का अचीवमेंट रही है। केवल इतना ही नहीं, इसकी वजह से जो इंडियन एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग सिस्टम था वो भी चेंज हुआ है, क्योंकि पहले मोनोकल्चर हुआ करती थी। क्योंकि मोस्ट ऑफ एरिया रिलाई ऑन द मानसूनल रेनफॉल एंड एज वेल एज मोस्टली यूज द ट्रेडिशनल सीड्स एंड विच हैज़ वेरी लॉन्ग टर्म मेच्योर साइकिल। मीन्स जो हाइब्रिड सीड्स है उन्होंने इस टाइम पीरियड को कम किया और कम समय में ही वो अपना जो प्रोडक्शन साइकिल है, प्रोडक्शन सिस्टम है, उसको पूरा कर लेता है। यानी जो ट्रेडिशनल सीड्स हुआ करते थे, जैसे मान लीजिए आपके धान के ट्रेडिशनल सीड्स हैं, वो 4 से 5 महीने लेंगे, लेकिन जो हाइब्रिड सीड्स है उसी प्रोडक्शन साइकिल को पूरा करने के लिए, यानी बुवाई से लेकर के कटाई तक का जो समय होता है, ये आपको 3 से 4 महीने में कर देंगे। यानी जो 2 महीने की सेविंग हुई है समय की, अब वो कहीं ना कहीं से इस तरफ इसको प्रमोट किया कि जो फार्मिंग एरियाज़ है वहाँ पर एक से अधिक क्रॉप बोई जाए, राइट। तो इसका एक अचीवमेंट ये भी है। और जाहिर सी बात है जब प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, तो डबल क्रॉपिंग सिस्टम प्रैक्टिस हुआ और उसके साथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन बढ़ी, तो जाहिर सी बात है जो फार्मर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे उनको साल भर के लिए एम्प्लॉयमेंट भी मिला। जब उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला तो उनकी इनकम भी रेज हुई, राइट। जब उनकी इनकम रेज हुई
तो उनका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए होना चाहिए, वो भी बढ़ा, राइट। और जब वो बढ़ा तो ओवरऑल जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट था वो अकम्प्लिश होने लगा। और इस वजह से हमारा कंट्री जो पहले यानी बिफोर इंडिपेंडेंस विच इज़ नोन एज अ या कंसीडर्ड एज अ फूड डिफिसिट कंट्री, वो अब कन्वर्ट होकर के फूड सरप्लस कंट्री में चेंज हो गया। दिस इज़ द बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये तो रही बात पॉजिटिव इफ़ेक्ट की। नेगेटिव इफ़ेक्ट की बात करें तो वो भी कई हैं, जैसे डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी। ये कैसे हो रहा है? देखिए, आपको हमने बताया कि इरिगेशन ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, और ये ऑफन ऑब्जर्व किया गया है कि जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी होती है वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या कॉमन होती है। जब वाटर लॉगिंग होती है किसी भी एरिया में तो वहाँ पर कैपिलरी एक्शन से जो सतह से 2 से 3 मीटर तक का साल्ट होता है वो सरफेस पे आके जमा हो जाता है, और जिसकी वजह से सॉइल सलाइन हो जाती है और फाइनली उसकी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाती है। और इसी के साथ और भी नेगेटिव इफेक्ट हैं, जैसे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। जैसा कि हमने कहा कि जब वो ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम फ्रेम जो था 1950s से लेट 1960s तक, इसी के बीच में ट्यूबवेल का भी एडवेंट हो चुका था इंडियन एग्रीकल्चर में। और जो ट्यूबवेल है वो क्या करता है, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करके इरिगेशन प्रोवाइड करता है, राइट। तो इस वजह से एक्सेस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर से ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन होने लगा। और केवल इतना ही नहीं कि ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट के डिफरेंट यूनिट्स हैं, केवल इसी की ये ग्रीन रेवोल्यूशन हार्म नहीं की, बल्कि जो ह्यूमन या सोशल इन्वायरमेंट था उसको भी ये हार्म की है, जैसे इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। देखिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी ये अगर ओवरऑल आप ऑब्जर्व करें तो ये बड़े किसानों के लिए थी, जो इकोनॉमिकली वाइबल थे, जिनके पास लार्ज लैंड होल्डिंग थी। दे आल्सो पॉजेस द फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, आल्सो एक्सेस टू बाय द हाइब्रिड सीड्स ऑफ द क्रॉप्स। तो उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल थी, राइट। और इसी के साथ इसमें जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर थे उनको कहीं ना कहीं से नुकसान हुआ। और भी इफ़ेक्ट हैं, जैसे वाइडनिंग डिस्पैरिटीज़। देखिए, एक आपको पता है जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो इंटायर इंडिया में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। इसका आप मेन इन्फ्लुएंस देख पाएंगे इंडिया के पश्चिमी भाग में, ख़ासतौर से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। जो रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है उस पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखा नहीं, तो इस वजह से एक रीजनल डिस्पैरिटी भी एराइज हुई है। तो इस तरह से ये ओवरऑल इफेक्ट रहा ग्रीन रेवोल्यूशन का, ख़ास तौर से इंडिया के कंटेक्स्ट में। और एक डेटा है, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो इंडिया का प्रोडक्शन सिनेरियो था वो किस तरह से चेंज करके रख दिया। अगर हम बात करें वीट के प्रोडक्शन की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1950 के दशक तक, यहाँ से देखिए रेड लाइन से प्रोडक्शन शो किया जा रहा है, 1950 के दशक तक जो प्रोडक्शन था वो 10 मीट्रिक टन से कम था। लेकिन वहीं 1960 से लेकर के 1980 के बीच में यही जंप करके पहुंच गया 40 के करीब, यानी 4 टाइम प्रोडक्शन बढ़ गया। और जो कि कंटिन्यूसली ग्राफ ये दिखा रहा है कि जो वीट का प्रोडक्शन है वो कैसे बिल्कुल उसी क्रम में बढ़ता चला जा रहा है, राइट। केवल इतना ही नहीं, याइल्ड भी लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, बट कुछ फ्लक्चुएशन भी देखने के पड़े हैं। जैसे प्रोडक्शन में भी कुछ फ्लक्चुएशन दिखा है, किसी साल कम हो गया, किसी साल ज़्यादा हो गया, उसी तरह से याइल्ड में भी दिखा है। पर जितना एक इंक्रीजिंग ग्राफ जो इंटेंसिटी थी प्रोडक्शन में इंक्रीज होने की, वो याइल्ड में नहीं है, वो लगभग एक सिमिलर पथ पे चल रहा है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं।
ब्लू लाइन से दिखाया गया है। और अब आइए देखते हैं एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या एडवांटेज था? द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज्ड 6 फोल्ड सिंस इंडिपेंडेंस, अभी हमने डिस्कस किया। मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, अदर क्रॉप्स गोन विच वेरीड द डाइट एंड जब प्रोडक्शन बढ़ा तो जाहिर सी बात है जो सरप्लस होगा उसको सेल करने के लिए फार्मर सिटीज़ में जाएंगे या मार्केट सेंटर में जाएंगे, और जिससे उनको प्रॉफिट मिलेगा। जब प्रॉफिट मिलेगा तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज होगी, इम्प्रूव होगी। केवल इतना नहीं, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगी तो उनके एसेट्स भी बढ़ेंगे, वो इकोनॉमिकली वाइबल होंगे। जब इकोनॉमिकली वाइबल होंगे तो वे फर्टिलाइज़र, जो मॉडर्न टूल्स हैं, मशीनरीज़ हैं, ट्रैक्टर हैं, थ्रेसर है, उनको परचेज करेंगे। जब परचेजिंग पावर उनकी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली उनके अंदर इनोवेशन अडॉप्ट करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और जो फाइनली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की ओर उन्मुख होगा। और फाइनली तब हमारा इंडिया पूरी तरह से एग्रीकल्चरल दृष्टि से सेल्फ सफिशिएंट होगा, और इस समय हम फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हैं भी। And now we will going through the limitation of green revolution। तो जैसा ही कहा जाता है, कोई भी कंसर्न, कोई भी चेंज अगर सोसाइटी में आता है वो तो पूरी तरह से 100% वो सक्सेस नहीं होता, बट ये देखा जाता है एक जो कंपैरेटिव सक्सेस होती है कि अगर कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, अगर उसका परफॉर्मेंस 50% से लेस है तो ये माना जाता है कि वो उतना सक्सेस नहीं हो पाई जितना एक्सपेक्टेड थी। बट इंडिया के कंटेक्स्ट में ग्रीन रेवोल्यूशन इसके जस्ट विपरीत है। ये बहुत इम्प्रेसिव रही इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, बट नॉट 100% सक्सेस। जैसा कि कोई भी इनिशिएटिव नहीं हो सकता है। ओनली पंजाब हरियाणा स्टेटेड शोड द बेस्ट रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। डेफिनेटली रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया था वो उतना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाया ग्रीन रेवोल्यूशन में। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन केवल एरिया वाइज ही सिलेक्टेड नहीं थी, बल्कि क्रॉप सिलेक्टेड भी थी। केवल फूड ग्रेन पे ये कंसर्न कर रही थी, जिसमें गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का तक ही सीमित रहेगी। ऑयल सीड्स पे बिल्कुल कम इसका कंसर्न रहा है। तो ये सभी लिमिटेशन रही है इसकी। The new farming techniques has give birth to serious pollution of drinking water causing cancer and other disease। Definitely, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से इरिगेशन का जो ट्रेंड था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, और जिसकी वजह से जैसा कि हमने डिस्कस किया, द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, द क्वालिटी ऑफ वाटर डिक्लाइन। ओके, और इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी स्टडी में फाउंड किया था कि कई जेनेटिक डिजीजेस भी एराइज हो रही हैं, जो फाइनली फार्मर और उनकी फैमिली के लिए बड़ी हार्मफुल हैं। इसके साथ साथ जो दिस लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड रूरल अर्बन इमिग्रेशन, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन के आने से मैकेनाइजेशन लेवल भी बढ़ रहा है, और मैकेनाइजेशन लेवल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे employment in the agriculture is decline, and that's why here point is noted lead to unemployment, and these ultimately raise the rural urban immigration, right। तो देखते हैं नीड ऑफ टाइम क्या है इस समय ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर के, क्या ऐसी ज़रूरत है। तो ज़रूरत है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की, जिसको RBI ने नोट किया था। उन्होंने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 शुड कम एंड टू मेक एग्रीकल्चर क्लाइमेट सस्टेन्ड एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ओके, इसके साथ साथ ये कहा गया इसमें कि ग्रीन रेवोल्यूशन को जीन रेवोल्यूशन के साथ जोड़ा जाए। जीन रेवोल्यूशन मीन्स इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, एक्सेस यूज होना चाहिए, जिसकी वजह से जो इस समय प्रॉब्लम इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं वो एक्सेस डिमांड करते हैं वाटर के लिए, तो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसे उसमें जीन ट्रांसफॉर्मेशन किए जाएं जिससे कि जो वाटर की डिमांड है क्रॉप को रेज करने के लिए वो कम हो जाए, राइट।
जिसकी वजह से जो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर है उसको काफ़ी हद तक रोका जा सके। तो ये जो चेंजेस हैं वो जीन रेवोल्यूशन के आने से पूरे हो जाएंगे। और जब जीन और ग्रीन रेवोल्यूशन मिल करके एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में अग्रसर होंगे तो डेफिनेटली हमारा एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंट होगा, सेल्फ रेलिएंट होगा, और फाइनली हम तब और गर्व से कह सकते हैं कि इंडिया इज़ एग्रीकल्चरल कंट्री